हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। अब आपके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं और क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से स्कूल में अपनी पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया तरीके से रहिए। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा दूरी को मेंटेन बना के रखिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए। तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों, आपके लिए सब्जेक्ट है हिस्ट्री हमारा, और चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज। तो विद्रोही और राज में आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उस पार्ट को हम लोग आज करने जा रहे हैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज, हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है उसमें जो लोग हम जो पॉइंट्स करने जा रहे हैं, वो पॉइंट हमारा आपसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को बात करते हैं आपसे। तो हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो एकता की कल्पना के बारे में है। एकता की कल्पना, ठीक है। तो एकता की कल्पना क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने देखेंगे और हम आपको ये और बता दें कि जो एकता की कल्पना हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। एकता क्या है? एकता समझते हैं ना, जब चार लोग एक साथ मिलकर एक जैसी चीज़ करते हैं, एक जैसी बात करते हैं और उनके बीच में एक जैसे भाव पैदा होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों को हम एकता कह देते हैं कि हम उन चारों व्यक्तियों के बीच में एकता बहुत है, हम ऐसा मान लेते हैं और कह देते हैं। और अगर हम कोई बात कहते हैं तो चारों एक साथ उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो यही एकता कहलाती है। अब जो विद्रोही थे 1857 वाले, उन विद्रोहियों के द्वारा जो की गई जो घोषणाएं थीं, उन घोषणाओं में बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, समाज के सभी तबकों ने से आह्वान किया गया था कि भैया आप सब लोग आएँ और हमारे साथ मिलकर इन कार्यों को करने की कोशिश करें। तो विद्रोहियों ने ये घोषणाएं की थी बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव की। जितने भी समाज के तबके हैं, चाहे वो SC ST हों, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमान हो या किसी और जाति के हों, धर्म के हो, उन सब से आह्वान किया जाता था कि आप बिना किसी भेदभाव के आकर हमारे साथ आकर मिले, हमारे साथ ये कार्य जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा सहयोग दें। और क्या हुआ, बहुत सारी जो घोषणाएं थीं उसमें मुस्लिम जो राजकुमार थे, उन राजकुमारों के द्वारा की जाती थी। बहुत सारी घोषणाएं की जाती थी मुस्लिम राजकुमारों के द्वारा, या उनके नाम से किया जाता था वो कार्य, है ना। तो अब आप समझते होंगे कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उस समय हिंदू और मुस्लिम अलग अलग थे। तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जिनमें मुस्लिम राजकुमारों के द्वारा इस तरीके के कार्यों को किया जाता था। और क्या होता था, उसमें हिंदुओं की जो भावनाएं होती थी, उन भावनाओं का ध्यान रखा जाता था। भाई हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और क्या था, जो विद्रोह था, उस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें दोनों का नफ़ा और नुकसान बराबर का था। ठीक है ना, ऐसे युद्ध के रूप में। कैसा युद्ध? ऐसा युद्ध जिसमें दोनों का नफा नुकसान बराबर का था। अगर किसी को फायदा हो सकता है तो किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी को दूसरे को फायदा होगा तो हो सकता है इन्हें नुकसान हो जाए। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की। अंग्रेज हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, उसे हमेशा उन्होंने कोशिश करने का, उसको तैयार रखने का हमेशा रखते थे। वो चाहते थे कि इसी के द्वारा हम जो है ना भारत में शासन कर सकते हैं। पर उसका कोई फ़ायदा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बहुत गहरे जड़ें ऐसी थीं जिनको कि तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। तो फ़ायदा अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं हुआ ऐसे कार्य करने से।
खाई, उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, परंतु कोई कहीं भी इसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने बरेली में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए क्या किया? भड़काने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये क्या किए? खर्च किए। अंग्रेज़ों ने बरेली में किसको भड़काने के लिए? हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कितने रुपए दिए उन्हें? 50,000 रुपये खर्च किए उस जगह पर उन्होंने। तो 50,000 रुपये काफ़ी मात्रा हो जाती है, पर इस 50,000 रुपये जो खर्च किए उन्होंने, इसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नथिंग, ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। उत्पीड़न के प्रतीक। अब उत्पीड़न के प्रतीक क्या क्या थे उत्पीड़न के उस समय? विद्रोहियों ने अंग्रेजों की हर बात को अपनी घोषणाओं में खारिज कर दिया। विद्रोहियों ने जितनी भी अपनी घोषणाएं की थी, उनमें अंग्रेजों की हर बात को उन्होंने नकार दिया, खारिज कर दिया। विद्रोहियों ने कहा कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये तो सही बात थी। अंग्रेजों पे तो भैया बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता बेटा। विद्रोही इस बात पर नाराज थे कि अंग्रेजों ने जो भूस्वामी हैं उनसे जमीन छीन ली थी। क्या कर लिया था? भूस्वामियों से जमीन छीन ली थी उन्होंने, ठीक है ना। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो विदेशी व्यापार था, उस विदेशी व्यापार ने दस्तकारों को और बुनकरों को, दोनों को क्या करके रख दिया? बिल्कुल तबाह करके रख दिया। कोई काम नहीं रहा उनके पास। बुनकर और दस्तकार, काम उनके हाथों से छिनता चला गया। विद्रोही फिर से अपनी पहले वाली दुनिया बहाल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब अंग्रेज़ नहीं आए थे ना, उससे पहले हम बहुत खुश थे, जैसे भी थे पर खुश थे। ऐसी ही दुनिया हम चाहते हैं दोबारा से, और इसीलिए वो विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेज़ों से इस बात की नफ़रत भी थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जो जाति है और जो धर्म है, उस धर्म को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, और उन्हें क्या बनाने पर तुले हुए हैं? ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं। इस बात की नफरत विद्रोहियों को बहुत ज़्यादा थी अंग्रेज़ों से, कि वो हिंदू और मुसलमानों की जो जाति है, धर्म है, उसको नष्ट करके उन्हें क्या करना चाहते हैं? उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। विद्रोही उन्हें भी उत्पीड़क समझते थे। किनको उत्पीड़क समझते थे? उनको जो अंग्रेजों के हिमायती थे, जो अंग्रेजों की वकालत किया करते थे। विद्रोही उन लोगों के भी खिलाफ थे, चाहे वो सूदखोर हों, चाहे वो संभ्रांत लोग हों। ये लोग गरीबों, किसानों, उन सब का शोषण करते थे। इसीलिए जो विद्रोही थे, उन्होंने संभ्रांत लोगों को भी बेइज्जत करना शुरू किया। सूदखोर जो थे, उन सूदखोरों के जितने बही खाते थे, उन्होंने वो बही खाते लिए और बही खाते जला दिए, उनके घर तोड़ फोड़ दिए। बही खाते जल जाएंगे तो हिसाब ही नहीं रहेगा, किसका हिसाब कितना था, किसकी जमीन उनके पास कितनी थी। ऐसे कार्य उन्होंने करना शुरू किए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैकल्पिक सत्ता की तलाश। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। सत्ता तो समझते हैं ना। सत्ता मीन्स राज, गद्दी, जिस पर आप राज करना चाहते हैं, वैकल्पिक सत्ता। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद, ब्रिटिश शासन क्या हो गया? जब ध्वस्त हो गया तो उसके हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने
एक प्रकार से जो है ना वहाँ सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। ये सब ध्वस्त हो जाने के बाद कौन कौन सी जगहों पर? दिल्ली, लखनऊ और कानपुर। यहाँ तो ब्रिटिश शासन बिल्कुल गिर सा गया था। तो विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का इन जगहों पर प्रयास करना शुरू कर दिया। ये प्रयास उनका ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। ये जितने भी नेता थे ना, इन नेताओं ने पुरानी जो दरबारी संस्कृति थी उस संस्कृति का सहारा लिया। इस पुरानी दरबारी संस्कृतियों का सहारा लिया। कौन सी पुरानी दरबारी संस्कृतियाँ? जो पहले से चली आ रही थी। विभिन्न पदों पर उन्होंने नियुक्तियां की। और क्या किया उन्होंने? भू राजस्व जो थी उसकी वसूली की गई, पैसा इकट्ठा किया गया, सैनिकों के जो वेतन थे उसके भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट जो थी वो भी बंद करने के हुक्म दिए गए, अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखने की जो योजनाएं थीं वो बनाई गई। ऐसी योजनाएं बनाई गई। तो इन योजनाओं के सहारे कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और क्या हुआ? विद्रोहियों के द्वारा स्थापित शासन संरचना और उसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। ये सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य था। अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में जो भी जरूरत पड़ती है उस जरूरत को पूरा करना, ये था विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे समय में आप होते ना तो आप भी ऐसी ही चीज़ों को सोचते जिन ज़रूरतों को वो पूरा करना चाहते थे। लेकिन ये जितनी भी संरचनाएं थी स्टूडेंट्स, वो अंग्रेजों की जो मार थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं हुई उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है दमन। दमन माने जो क्रांति चल रही थी उस क्रांति को दबाना, खत्म कर देना, ये दमन चक्र होता है। खत्म करना, उसे लगातार प्रयास करना कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को खत्म किया जाए। तो क्या क्या हुआ उसमें? विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि विद्रोह बहुत जगहों पर हो रहा था। अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना भेजने से पहले कुछ कानून पारित किए। अब वो कानून कौन कौन से थे? वो 3 कानून यहां बात करते हैं उनके बारे में। पहला कानून, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या कर दिया? मार्शल लॉ। इसको हम सैनिक कानून कहते हैं। सैनिक कानून उन्होंने लागू कर दिया। और क्या किया? सैनिकों को विशेष अधिकार दिए गए। आम जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को भी विद्रोही लोगों पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया गया। और क्या किया गया? उन्हें सजा देने का अधिकार दे दिया गया। आम लोगों पर वो मुकदमा चला सकते थे या विद्रोहियों पर मुकदमा चला सकते थे। आम अंग्रेज भी चला सकता था ये, और उन्हें सजा देने का भी अधिकार दे दिया गया। सजा देने का अधिकार। और क्या किया गया? सामान्य जो कानून थे वो खत्म किए गए। सामान्य कानून भी खत्म कर दिया गया। विद्रोहियों को सिर्फ एक सजा थी, और वो क्या थी? मौत। उन्हें मौत देनी है बस, बाकी कुछ नहीं। नए कानून ब्रिटेन से मंगाई गई जो टुकड़ियां थीं उन टुकड़ियों से लैस
अंग्रेज सरकार विद्रोह को चलने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि नए कानून आ गए ना, ब्रिटेन से नई टुकड़ी आ गई सैनिकों की, विद्रोह को चलने के लिए एकदम तैयार थे, नई चीजों से लैस थे, बंदूकें थी उनके पास। दिल्ली पर दो तरफ से हमला बोला गया, एक पंजाब की साइड से और दूसरा कोलकाता की तरफ से, दोनों तरफ से हमला किया गया। अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली में पंजाब जो है वो इस तरफ पड़ता है और कोलकाता जो है यहाँ दूर जाने पर इधर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इधर से भी सेना ने हमला किया, इधर से भी आना शुरू किया, दोनों साइड से हमला हुआ। जून 1857 में यह हमला शुरू हुआ था और सितंबर 1857 में जाके ये पूरा भी हो गया, जून से लेके सितंबर तक। अब आप समझ लीजिए कितना टाइम लगा। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का समय लगा और इस 3 महीने के समय में उन्होंने अपनी पूरी, अंग्रेजों ने सारी उत्तर भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। पूरे उत्तर भारत के विद्रोही जो थे ना, वो दिल्ली को बचाने के लिए आ गए थे, पूरी दिल्ली को बचाने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, बल्कि जो आम जनता थी ना, आम जनता समझते हैं ना लोग, वो भी उनके साथ आ गई थी, आम जनता भी उनके पास आ गई थी। अब आप समझ लीजिए। तो जब ये लोग आए ना, तो अंग्रेजों ने जमींदारों को भी जागीर लौटाने का लालच दिया कि भाई आपको आपकी जागीर लौटा देंगे, आप हमारा साथ दो। तो बहुत सारे जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया, क्योंकि जमींदारों की काफ़ी सारी जागीरें जो थीं वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर रखी थी, तो उन्होंने उसका साथ दिया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह की छवियां। विद्रोह की छवियां कैसी थी, कैसी रही विद्रोह की छवि? तो विद्रोहियों की सोच के बारे में जो दस्तावेज हैं वो बहुत कम मिलते हैं, हमको बहुत कम मिले। विद्रोहियों की सोच के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता पड़ता है, क्योंकि उनके कोई भी दस्तावेज हमें नहीं मिला है। कुछ चीज़ें मिली हैं जिनसे बस हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी ब्यौरे हैं ना, उन सरकारी ब्यौरे में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है, बहुत भरपूर लिखा हुआ है। औपनिवेशिक जितने भी प्रशासक हुआ करते थे ना, उन प्रशासकों से पता चलता है कि फौजियों की चिट्ठियों से हमें पता चलता है, हमें उस समय की डायरियों से पता चलता है, उस समय की आत्मकथाएं जो लिखी थी या जो सरकारी इतिहास था, उन सब चीज़ों से हमें इसके बारे में पता पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो औपनिवेशिक प्रशासकों ने लिखी थी। फौजी को चिट्ठियाँ लिखते थे, डायरी, आत्मकथा, सरकारी इतिहास, सब हमें उस समय के बारे में बताते हैं। और ये चीज़ें खास तौर से बात है कि अंग्रेज जो भी चीज़ें लिखते थे वो अपने तरीके से, अपने फ़ायदे के लिए लिखते थे, वो हमारी सही बातों को नहीं लिखा करते थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अखबारों में विद्रोह के दौरान हिंसा को ब्रिटेन के जो अखबार थे ना, उन अखबारों में दिखाया जाता था, तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ के लिए गुस्सा चढ़ती थी कि अच्छा, ब्रिटेन के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है भारत में, अच्छा ये हो रहा है। अंग्रेजों ने और बहुत सारे भारतीयों ने, उनके द्वारा जो बनाए गए चित्र थे वो सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्शाते हैं। अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा बनाए गए चित्र क्या करते हैं, सैनिक विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्शाते हैं। बहुत सारे चित्र, पोस्टर, कार्टून, इन सभी आदि से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सब की जानकारियाँ हमें मिलती हैं, इन सभी चित्रों से, पोस्टरों से, कार्टून से।
और ये आपकी बुक में भी बने हुए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप सारी चीज़ों को पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट शुरू होता है वो है रक्षकों का अभिनंदन। तो ये जो पॉइंट है ये हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। और इसके बाद हमारे पास अंग्रेज़ औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के बारे में हमें जानने को मिलेगा। प्रतिशोध सबक के बारे में भी जानेंगे, दहशत का कैसे प्रदर्शन हुआ, और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना कैसे हुई, उसके बारे में भी पता करेंगे। और यही लास्ट वाले टॉपिक में हम पूरा चैप्टर आपका कवर कर देंगे, जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।